साहित्य निधि में सुनिए हिंदी कथा जगत के वरिष्ठ लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी जिंदगी। कहानी उनके कहानी संग्रह सर्दियों का नीला आकाश से ली गई है। उनकी आराम कुर्सी बालकनी में रख दी गई है। पड़ोस में फूलों का गमला, एक छोटी सी मेज, उस पर 2 अखबार, पत्रिकाएं और ट्रांजिस्टर। कुछ महीने ही हुए कि उनकी पत्नी लंबी बीमारी के बाद गुजर गईं। उसके बाद उनका मन अपने घर में टूटने लगा था और वे अपनी इकलौती तलाकशुदा अध्यापिका बिटिया के घर आकर रहने लगे हैं। यहाँ उनका मन ठीक रहने लगा है। पुरानी बस्ती है पर न्यू कॉलोनी कहलाती है। छोटे छोटे बंगले हैं, कुछ पारसियों के, कुछ ईसाइयों के। हर बंगले का अपना छोटा सा बगीचा। अमलतास, नागचंपा, नीम और शीशम के बीच 25 पेड़ पूरी कॉलोनी में खड़े होंगे। बिटिया का घर बड़ा नहीं पर खुला खुला सा, आरामदेह और सुरुचिपूर्ण नज़र आता है। 3 बालकनी हैं, 2 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जहाँ से धूप भी आती है और गिलहरियाँ भी। 20-22 साल की पहाड़ी लड़की है जो 2 वक्त का खाना बना जाती है। एक दूसरी बाई कपड़ा बर्तन पोछा कर जाती है। बिटिया के स्कूल चले जाने के बाद कुंदन घर में रहता है। तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता रहता है, पर कहीं कुछ ऐसा है जिससे शांतनु बाबू का मन व्याकुल बना रहता है। 65 बरस का बूढ़ा होता जाता व्याकुल मन। अपने पिता के भीतर की उदासियाँ उनकी बेटी कोयल के भी दुख का कारण बनी रहती हैं। आप शाम को सैर पर जा सकते हैं, कोयल कहती है। अकेले जाने का मन नहीं होता। कल से मैं जाऊंगी। तुम स्कूल से थकी मांदी लौटती हो, कुंदन से कहती हूँ। ये ठीक रहेगा, कल से चला जाऊंगा। आज से ही क्यों नहीं? कोयल जानती है कि कल भी बाबा सैर पर नहीं जाएंगे और ना ही परसों या नरसों। वे तैयार हो जाने का बहाना बनाते हुए बरामदे की आराम कुर्सी पर बैठ जाएंगे। घर से निकलने से पहले कुंदन से उनके लिए कॉफ़ी तैयार करने को कहेंगे। कुंदन अपने जूतों के फीते खोलकर रसोई में कॉफ़ी तैयार करने के लिए जाएगा। कॉफ़ी पीते पीते वो अपने मफलर को ढूंढने लगेंगे और कुछ देर बाद मफलर ना मिलने का बहाना बनाकर आराम कुर्सी में धंस जाएंगे। मफलर मिलने में समय लगेगा और फिर अंधेरा गिर जाएगा और फिर कुंदन को ट्यूशन जाना होगा। तुम जल्दी लौट आई? बाबा ने पूछा। आप लोग भी सैर से जल्दी लौट आए? हम जा ही नहीं पाए। क्यों? मफलर नहीं मिल रहा था। आपके पास 3-4 मफलर हैं। चारों टिक गए पर अंधेरा घिर आया था, कल से जाएंगे। कोयल की अपनी ही निराशाएं कुछ कम हैं। प्राइवेट स्कूल की प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाना, कभी प्रशासन का दबाव तो कभी छात्राओं के माता पिता का, स्कूटर से आना जाना, अराजक सा ट्रैफिक, धूल धुआं और शोर, बढ़ती गाड़ियां और सिकुड़ती सिमटती सड़कें, फुटपाथ से बाहर निकलती दुकानें, आड़ा टेढ़ा चलाते हुए ऑटो वाले। वो सोचती रहती है कि घर लौटूंगी और बाबा अपने दिन भर के सरोकारों, अपनी सक्रियता को सुनाएंगे, लेकिन लौटकर देखती है कि बाबा को जिस जगह पर छोड़कर गई थी बाबा वहीं बैठे हुए हैं, जामिनी रॉय के चित्र की तरफ देखते हुए या खिड़की से नज़र आते अमलतास पर निगाहें गड़ाए हुए। क्या उनका मन पेड़ में अटकता है? क्या उनको जामिनी राय के चित्र अच्छे लगते हैं? कोयल के मन में आता है कि गर्मियों की इन छुट्टियों में वो बाबा और कुंदन के साथ शांति निकेतन जाएगी। इन छुट्टियों में हम शांति निकेतन जा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आप तो वहाँ गए हैं, वहाँ बार बार जाना चाहिए। बाबा कुछ ऐसे उत्सुक हो जाएंगे कि जैसे उसी वक्त कलकत्ता के लिए निकलना है। कुछ देर तक शांति निकेतन के शुरुआती बरसों रविंद्रनाथ, नंदलाल बोस पर कुछ ना कुछ बताते भी चले जाएंगे और पता नहीं अचानक क्या होगा कि वो चुपचाप अपने बिस्तर पर चले जाएंगे, पायताने के कंबल से अपने शरीर को ढकने लगेंगे। तुम कुंदन के साथ सैर पर चली जाओ। उसकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, बड़ी मुश्किल से आपके लिए तैयार हुआ था। तुम्हें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मुझे क्या हुआ है? तुम कितनी ज़्यादा चुप रहने लगी हो। तुम छोटी थी तब तुम्हारी अम्मा तुम्हारे इतना ज़्यादा बोलने से डरती थी। इसमें डरने की क्या बात थी? सोचती थी कि तुम्हें दूसरे घर में जाना होगा, पता नहीं वहाँ। बाबा, इसीलिए मैं आपसे बातें नहीं करती हूँ। मौका मिला कि आप। क्या करूँ? तुम खुद कुछ सोचती ही नहीं। आखिर कब तक तुम ऐसे रहोगी? ठीक ही से तो रह रही हूँ।
इसे ठीक से रहना कहती हो? मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। शांतनु जानते हैं कि कॉफ़ी बहाना है। कोयल को अपने बारे में सुनना सुनाना अच्छा नहीं लगता है। वो पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। कितना ज़्यादा हंसती थी, कितना ज़्यादा हंसाया करती थी। शांतनु बाबू को लगता ही नहीं था कि वे इकलौती संतान के पिता हैं। उसके 20-21 तक होने तक घर हरा भरा, खिला खिलासा जैसा रहा था। क्या ससुराल में भी इतनी बकबक करोगी? उसकी नानी चिढ़कर कहती। मैं बकबक करती हूँ नानी? और नहीं तो क्या, हमारे ज़माने में लड़कियाँ सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती थीं। नानी, तुम किस सदी में रह रही हो? और किसी किसी शाम में डाकघर से लौटकर शांतनु बाबू देखते थे कि कोयल अपनी अम्मा और नानी को सामने बैठाकर किसी विषय पर बोल रही है। वो कॉलेज के किसी कार्यक्रम में दिया जाने वाला उसका कोई व्याख्यान होता, वाद विवाद प्रतियोगिता का उसका अपना पक्ष, जिसे सुनते हुए शांतनु रेडियो में आते हुए इंदिरा गांधी के भाषणों को याद किया करते थे। वे हमारे देश में इमरजेंसी के दिन थे, इंदिरा गांधी के हमारे प्रधानमंत्री होने के बरस। इतिहास में एमए करने के बाद कोयल का दिल्ली में आगे पढ़ाई का मन बन गया। इसकी माँ उसके शहर छोड़ने का प्रतिरोध करती रही। शांतनु भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी जिद के सामने हार गए। इतिहास की अच्छी पढ़ाई उन दिनों दिल्ली जैसी जगहों में ही संभव हो पा रही थी। वो 24 की हुई। जुलाई में उसका जन्मदिन मनाया गया। शांतनु बाबू को हैरानी मिली थी कि वे खुद अपने जीवन में इतने कम लोगों के बीच इतना कम बोलने वाले व्यक्ति रहते आए थे, और 24 साल की उनकी बिटिया है कि इतने सारे मित्र थे। कोयल की जीवंतता और लोकप्रियता कभी कभार उन्हें ईर्ष्या से भर देती। वो लड़का होती तो हमारे साथ ही रहती। वे पत्नी से कहते, हम उसकी शादी इसी शहर में करेंगे। माँ कहती, जैसे वो सब हमारे बस में ही है, वो खुद हमें छोड़ना नहीं चाहेगी। कोयल के जाने के बाद ही शांतनु अपने बरसों पुराने नौकर के नाती कुंदन को गढ़वाल से ले आए थे। तब कुंदन 12-13 का रहा होगा, सीधा सादा भोला सा पहाड़ी, शहर की सड़कों, शोर और चहल पहल से डरने वाला। शुरू शुरू में कुंदन को स्कूल में भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। शांतनु डाकघर से लौटते और उसे अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ाते। वो घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। उसकी मेहनत ही थी कि घर का बगीचा फलने फूलने लगा। उसने टेरेस पर मिर्ची, टमाटर और बैगन को उगाना शुरू किया। कभी कुंदन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक अध्यापक के घर नौकर रहा था। 10 साल का रहा होगा। वहीं उसने आलू की खेती करते लोगों को देखा था। वो एक पहाड़ी इलाके में हर वीकेंड में जाता रहा था, जहाँ तिब्बती लोगों के खेतों में आदिवासी लोग काम किया करते थे। धीरे धीरे कुंदन परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब शांतनु बाबू की 2 संतानें थीं, कोयल और कुंदन। एक दिल्ली में और दूसरा उनके साथ, उनके अपने शहर में। शुरुआत के महीनों में कोयल भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा खुश बनी रही थी। महानगर और राजधानी के विश्वविद्यालय के वातावरण की आधुनिकता, देश के दूर दराज के इलाकों से आए हुए छात्र छात्राएं, उनकी भाषा और वेशभूषा, उनकी बातचीत और बहसें, इतिहास पढ़ा रहे अध्यापक और अध्यापिकाएं, विश्वविद्यालय की इमारतों के पास खड़े पेड़, बगीचे और झाड़ियाँ। हॉस्टल का जीवन कोयल को खींचता चला गया था। वहाँ से एक पत्र अपनी अम्मा को लिखती और एक पत्र अपने पापा को। ऐसा कोई सप्ताह ना होता जिसमें कोयल की 2 अलग अलग चिट्ठियाँ ना आती। उस साल की दिवाली की छुट्टियों में 10-12 दिनों तक अपने माँ बाबा के साथ रही थी। उन छुट्टियों में ही वो कुंदन से पहली बार मिली थी। उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलना, समय बिताना अच्छा लगा था। कोयल कॉफ़ी बनाकर लाई और अपने बाबा को कहीं खोए हुए देखा। वे आराम कुर्सी पर थे। कोयल ने कॉफ़ी का मग स्टूल पर रख दिया। उसे लगा कि बाबा की आंख लग गई है और वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी बाबा का ये वाक्य बाहर आया, तुम नहीं पियोगी? मुझे लगा कि आपको झपकी लगी है। मैं सोच रहा था कि आखिर ज़िंदगी चीज़ क्या है। कॉफ़ी पीकर सोचें, ताज़े दिमाग से ताज़े ख्याल आएंगे। मुझे खाना बनाना है, बानू की बच्ची बीमार है, वो नहीं आएगी। खाना बन जाएगा, तुम कुछ देर बैठो। तुम्हें क्या लगता है ज़िंदगी के बारे में? ये सब कहना मुश्किल है। हर ज़िंदगी कितनी अलग होती है। हर ज़िंदगी रोज़ रोज़ बदलती रहती है। फिर कितनी सारी ज़िंदगियाँ हमारे आसपास फैली रहती हैं। तुम खुद भी उलझी हुई हो और दूसरों को भी उलझा देती हो। तुम्हारी अम्मा ठीक ही कहा करती थी। बाबा ने कॉफ़ी का मग उठा लिया। क्या कहती थी अम्मा?
कोयल से कोई सवाल करो तो उसका उत्तर एक दूसरा सवाल होता है, वो उलझा देती है। शांतनु कॉफ़ी पीते रहे। कोयल चुपचाप बैठी रही, भीग आई आंखों को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ लिया। फिर वो रसोई में चली गई। शांतनु उठे और कमरे की बत्ती बुझाकर अपने बिस्तर पर लेट गए। कुंदन के कमरे के टेबल लैंप का उजाला आ रहा था। वो अपने कमरे में पढ़ रहा था। कोयल रसोई में आ गई। अम्मा की याद ने घेर लिया था। अम्मा ठीक ही सोचती थीं कि उसके पास किसी भी सवाल का जवाब एक दूसरा सवाल ही हुआ करता था। कोयल कर भी क्या सकती थी? ज़िंदगी ने उसको सवाल ही दिए, सिर्फ सवाल। 28 की भी नहीं हुई होगी कि उसकी ज़िंदगी को तरह तरह के सवालों ने घेरना शुरू कर दिया। माँ बाबा से उत्तर मिल सकते थे, लेकिन न उन्हें कोयल का किसी शादीशुदा आदमी से प्रेम करना ठीक जान पड़ा और न ही बाद के दिनों का उनका विवाह। कोयल का विवाह दिल्ली के कोर्ट में हुआ था। उसके माता पिता भरे हुए मन से दिल्ली गए तो ज़रूर, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद की ही ट्रेन से लौट आए थे। कुंदन जरूर वहाँ रुका रहा था। इतना उदास रहा था कुंदन कि कोयल ने उसे भी तीसरे दिन ट्रेन में बैठा दिया। दिसंबर के दिन थे। कुंदन नीले रंग के स्वेटर पहने हुए ट्रेन की खिड़की से अपनी दीदी को देख रहा था। दीदी के पड़ोस में उसके जीजा खड़े थे, आंखों पर चश्मा, सफ़ेद होते बाल। दीदी से 20 साल बड़े रहे होंगे। दो दो बेटियां थीं उनकी। कुंदन 15-16 का रहा होगा और अपनी दीदी के विवाह को लेकर आश्चर्य से भरा हुआ। ट्रेन छूट गई। दीदी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। माँ बाबा का अच्छी तरह ख्याल रखने की हिदायतें दीं और अच्छी तरह पढ़ने की भी। दीदी की आंखें डबडबाती रही थीं। निजामुद्दीन स्टेशन की खिड़की से निजामुद्दीन औलिया का मकबरा नज़र आ रहा था। कुंदन को न जाने क्यों लगा कि उसे अपनी दीदी के लिए किसी पीर फकीर से कुछ मांगना चाहिए, अपनी अच्छी दीदी के लिए जो न जाने किस नर्क की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। कुंदन के उदास होते चले जाने की शुरुआत हो गई थी। घर लौटा तो लगा कि घर में नहीं, किसी मरुस्थल की वीरानगी में लौटा हुआ है। अम्मा ने बिस्तर पकड़ लिया था। शांतनु बाबू ने डाकघर से लंबी छुट्टियां ले ली थीं। कुंदन ने घर संभालना शुरू किया। रसोई घर की जिम्मेदारी भी उसके हिस्से आई। ऐसे में कोई नौकरानी रख ली जाती तो घर का रहस्य बाहर घूमने लगता था। घर के स्वाभिमान को बचाना था। शांतनु तब 55-56 के रहे होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर बुढ़ापा उतरने लगा था। अम्मा की लंबी बीमारी की उन दिनों में ही शुरुआत हो गई। बाबा ने डाकघर की अपनी नौकरी छोड़ दी। कोयल की नानी अपनी आखिरी सांस तक शांतनु बाबू के घर पर रहीं। कुंदन ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। शाम के वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में पार्ट टाइम काम करता ताकि अपना खर्चा खुद ही उठा सके। ये सब कुछ 1980 के आसपास घट रहा था। तब ना इस शहर में जगह जगह टेलीविज़न थे और ना ही हर हाथ में मोबाइल फ़ोन। वो ना कंप्यूटर का ज़माना था और ना इंटरनेट का। तब हमारे शहर में ना इतने मॉल, मल्टीप्लेक्स और मोबाइल शॉप थे और ना चमचमाती सड़कों पर ढेर सारी मोटर गाड़ियाँ। शांतनु बाबू को वो कोई और ही ज़माना सा जान पड़ता है, जबकि उसको बीते हुए 20 साल भी नहीं हुए होंगे। कोयल ने खिचड़ी को पकने के लिए गैस पर रख दिया है। सलाद तैयार कर रही है। टमाटर काटते काटते न जाने माँ का आखिरी दिनों का चेहरा क्यों याद आ गया। अम्मा अपने आखिरी दिनों में हर चीज़ को अपनी सूनी और गहरी निगाहों से एकटक देखने लगी थीं। मौसम्मी का छिलका हो या कोयल के माथे की गोल बड़ी सी बिंदी, अम्मा की निगाहें उनकी तरफ बिना पलक झपकाए देखती रहती थीं। सर्दियों में टमाटर कितने सुंदर दिखते हैं, अम्मा ने कहा था। पकती हुई खिचड़ी के सामने खड़ी कोयल खिड़की से दिसंबर के आकाश की तरफ देख रही है। कितना ज़्यादा नीला है, इतना अधिक सुंदर। अम्मा कहीं होंगी तो क्या इस आसमान को देख रही होंगी? अम्मा को आकाश, तारे, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे और रेगिस्तान कितने अच्छे लगते थे। कितनी खुश थी वो जैसलमेर में। हम उनकी मौत के 2 बरस पहले राजस्थान गए थे। तब वे बीमार थीं, लेकिन उनको कैंसर होने का पता नहीं था। कोयल ने दिल्ली के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। वे वही दिन थे जब कोयल के विवाह के टूटने की शुरुआत हो चली थी। तलाक का मुकदमा कोर्ट की बेंच तक पहुंच गया था। अपनी अम्मा की लंबी बीमारी के कारण भी कोयल को बार बार दिल्ली दौड़ना पड़ता था। बाबा खुद बीमार रहने लगे थे और कुंदन के सामने अच्छी नौकरी का सवाल खड़ा था। नानी को गुजरे हुए 1 बरस हो चुका था। अब कोयल ना आती रहती तो न जाने उसकी अम्मा के आखिरी बरस कितने भयावह ढंग से बीतते थे। दिल्ली में कोयल का मन लगता ही नहीं था।
कोयल का बार बार अपने घर लौटना, दिल्ली में उसकी अनुपस्थितियाँ भी रही होंगी कि उसके पति अपनी पहली पत्नी की तरफ लौटते चले गए थे। कोयल ने एक बच्ची को जन्म भी दिया था, पर वो अपने जन्म के दूसरे दिन ही चल बसी थी। कोयल के मन में इस वक्त ये भी आ रहा है कि जब किसी आदमी को मौत और ज़िंदगी मिलकर घिरती है, तब वो आदमी, उस आदमी का परिवार कितनी बुरी तरह घिरता चला जाता है। कितने कम समय में ही कोयल ने पहले नानी की मौत देखी, फिर अपनी बिटिया की मौत, अपने विवाह का टूटना, अपने प्रेम का झरते चले जाना, विश्वास और विवेक को मरते हुए देखना, अम्मा के कैंसर की पहचान, उसके पति के संदेह के बढ़ते हुए दायरे, अपनी मृत बच्ची के पिता होने से उसका इनकार, और न जाने कितना कुछ और। उन दिनों में ही कोयल ने पहले अपनी माँ से और उसके बाद अपने बाबा से जाना कि जब आदमी खुद को ही ना समझ रहा हो, तब उसका दूसरे को समझा जाना मुश्किल हो जाता है। खुद को ही समझ ना पाने वाले आदमी की वो नियति ही होती है कि वो दूसरे को समझ ना पाए, दूसरे को गलत समझ जाए। किसी दिन कोयल ने माँ से कहा था, अम्मा, मुझे उनका इतना शक करना अखरने लगा था। क्या कोई किसी पर इतना अविश्वास कर सकता है? अपने ही प्रेम पर ऐसा घिनौना संशय। किसी पर विश्वास करना ही तो कठिन होता है कोयल। भरोसा न करने के लिए क्या लगता है? माँ ने तो उस रोज़ कोयल को कितना कुछ समझाया था, कितना भरोसा दिया था। सीता की पीड़ा और लगातार विस्थापित होते जाने की उसकी नियति को देर तक समझाया था। उसके बाबा ने नहीं, उसकी अम्मा ने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत ज़्यादा सोचा समझा था। वो पूर्वी बंगाल से आई थी, उसके विभाजन की त्रासदियों को देखा था। अपनी गरीबी के दिनों में उन्होंने बंगाल से हजारों मील दूर के एक पराये शहर में अपने फटे हाल जीवन की शुरुआत की थी। अम्मा ने अपनी बीमारी और मौत को भी कितने ग्रेस के साथ स्वीकार किया था। खिचड़ी तैयार हो गई है, सलाद बन चुकी है, अब बाबा और कुंदन को बुलाना भर है। 9 बज ही रहे हैं। कोयल ने सोचा कि कल शाम बाबा से लंबी बातचीत करूंगी, उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि अब वे मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अब मेरा कोई भविष्य है तो उसमें विवाह नहीं है, बच्चे नहीं हैं। मैं अपने जीवन को अलग ढंग से जीना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो अलग ढंग कैसा होगा, क्या होगा। पर मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ, अपने उस अलग जीवन का इंतज़ार करती रहती हूँ। बाबा से और कुछ भी कहूँगी, पर आज नहीं, कल छुट्टी का भी दिन है। सोचने समझने का लंबा वक्त भी साथ रहेगा। कोयल को लगा कि आज खाने के बाद, खिलाने के बाद वो सोने के पहले कुछ करेगी तो बस दिसंबर के नीले आकाश को देखती रहेगी। दिसंबर का नीला आकाश, जिसके लिए बचपन से ही कोयल में गहरा सम्मोहन रहता आया है। क्रिसमस के आसपास के आसमान के लिए उसका अनुराग। वो दिसंबर का नीला आकाश ही था जिसके नीचे उसके अपने जीवन का पहला और आखिरी प्रेम जन्मा था। कोयल को इस तरह पहला और आखिरी प्रेम शब्दों का संयोजन अच्छा लगा और उसने सोचा कि क्या वो भविष्य में कविताएं लिखने की बात पर सोच सकती है। उसे हंसी आ गई। वो और कविता, अम्मा होती तो घर में एक बड़े जोक का जन्म होता। इस बात पर सब कितनी देर तक हंसते रहते कि कोयल को कविताएं लिखने की सूझ रही है। बाबा के कमरे में अंधेरा है, कुंदन के कमरे में उजाला। कोयल अंधेरे और उजालों के बीच से गुजर रही है। बाहर सर्दियों का आकाश है, दिसंबर का नीला आकाश। कोयल ने सोचा कि कल शाम बाबा को सैर के लिए काल भैरव के मंदिर के करीब के खंडहरों तक ले जाएगी। बरसों बाद वे दोनों बरगद के विशालकाय पेड़ के नीचे बैठकर बात करेंगे। कोयल उन्हें समझाना चाहेगी कि अब उसे अपना जीवन शांत नज़र आता है, तसल्लियों से भरा हुआ। जहाँ कुछ थोड़ा सा भी है तो विश्वास से भरा हुआ, संशय से सैकड़ों मील दूर। अंधेरे के घिरने से पहले आएंगे। कोयल कहना चाहेगी कि अब वो अपना जीवन विश्वास के बीच बिता सकती है, सिर्फ विश्वास के बीच। कोयल को सुनकर उसके बाबा शायद अपनी ये बात और एक बार दोहराएंगे। अंत आते आते जीवन कठिन और जटिल हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी जिंदगी।